जी अभी आप स्टार्ट करते जी ठीक है सर। कल हमने ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है। और उसमें हमने देखा था सबसे पहले सर्कल को। और सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे, कुछ रिलेशनशिप्स देखे थे। जैसे डायमीटर और रेडियस का रिलेशनशिप, फिर सरकमफेरेंस और रेडियस और डायमीटर का उसके साथ रिलेशनशिप, और कुछ उनके फॉर्मूलाज हमने देखे थे जो सर्कल की डिफरेंट चीज़ों को निकालने के लिए, जैसे एरिया है, रेडियस हो या डायमीटर हो, तो इन चीज़ों को निकालने के लिए उनमें हमने रिलेशन देखा था और एग्जांपल देखी थी कि कैसे हम फिर इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट शेप आती है सेक्टर। अब सेक्टर किसको कहते हैं? सेक्टर किसी भी सर्कल के एक पोर्शन को आप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पिज़्ज़ा की एग्जांपल लें। पिज़्ज़ा भी सर्कल की तरह राउंड होता है, और उसके स्लाइसेस जो कटते हैं उन स्लाइसेस को आप सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्कल जिसका भी कटेगा आप देखेंगे कि उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो लाजमी उसमें शामिल रहेगा, तब हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जिस तरह सर्कल को सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया है, हाफ किया है, तो इसको भी आप सेक्टर कहेंगे। अब सेक्टर और सर्कल को आपस में अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो सर्कल में जैसे ये जो लाइन थी इसको हम सरकमफेरेंस कह रहे होते थे। तो सेक्टर हमारा जिस मर्जी साइज का हो, ये जो उसकी लाइन होगी बाहर वाली, इसको फिर हम उसकी आर्क लेंथ कहेंगे। सर्कल में इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, इसमें हम इसको आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक है। अब सेक्टर जो है हमारा वो जिस मर्जी साइज का हो, उसका डायमीटर सर्कल जो पूरा सर्कल था उसके बराबर ही रहेगा। इसी तरह रेडियस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आपके इस सरकमफेरेंस पे चेंज आएगा, और इसका जो एरिया है अंदर, अब ये सर्कल का एरिया ज़ाहिर है ज़्यादा होगा, सेक्टर का एरिया कम होगा, तो इस पे फर्क पड़ेगा। ये दो चीज़ें चेंज होंगी। अब आगे देखते हैं कि इनमें चेंज जो आएगा उसमें क्या रिलेशन है, और उसको हम किस तरह फिर सॉल्व आउट करेंगे। तो सरकमफेरेंस को हम सेक्टर के केस में आर्क लेंथ कहते हैं। एक ये चीज होगी, और एक जो दूसरी चीज बताई कि उसका एरिया भी हाफ होता है। एरिया को तो दायरा एरिया ही कहेंगे, वो सेक्टर एरिया कहलाएगा और ये सर्कल का एरिया कहलाएगा। अब जैसे ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि ये आपके पास सर्कल है। अब इसको इन्होंने ये एक पीस उसका कट किया, इसमें अब ये सेंट्रल पॉइंट भी मौजूद है सर्कल का, और इसकी हमें वैल्यू उन्होंने खुद दी है कि ये सर्कल से 1/4 है। सर्कल का 1/4 पार्ट है ऑफ होल। ये चीज हमने फ्रैक्शंस में भी, फ्रैक्शन के चैप्टर में भी देखी थी, जब पिज्जा की एग्जांपल ही वहां हम लेते थे कि जब होल से आपकी कोई भी फ्रैक्शन होती है, तो उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वैसे वो होल यूनिट्स को बता रहा होता है कि चार में से एक यूनिट। ठीक है, ये 1/4 का मतलब ये है कि अगर इसी के बराबर के चार यूनिट्स हम ऐड करें तो वो होल एक यूनिट बन जाएगी। ठीक है। अब इसमें देखें कि डायमीटर 12 है और यहाँ पे रेडियस 6 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि दोनों का रेडियस सेम रहेगा, डायमीटर सेम रहेगा, अगर सेक्टर और आप होल सर्कल को आपस में कंपेयर करें तो। उसके बाद थर्ड चीज आती है इसमें, सेंट्रल एंगल। अब सर्कल का एंगल हमें पता है, सेंट्रल पॉइंट पे देखें अगर हम ये कंप्लीट एंगल हम देखें इसके चारों तरफ, तो वो 360 होता है। ठीक है, सर्कल में, क्योंकि अगर आप ये डायमीटर के ऊपर देखें, ये वाला 180 और नीचे वाला भी 180, तो ये टोटल 360 एंगल होता है। ये हमें पता होता है कि सर्कल का सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है। अब ये जो सेक्टर का एंगल है, ये जिस पोर्शन से सर्कल छोटा हुआ है सेक्टर में जाके, उसी पोर्शन से ये एंगल भी उसका छोटा हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन से इसका एरिया भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही प्रोपोर्शन से रिड्यूस होती हैं सेक्टर के केस में। तो अब अगर हमें ये प्रोपोर्शन दिया हो कि ये 1/4 है इसका, तो हम इसका एंगल भी निकाल सकते हैं इसी प्रोपोर्शन की मदद से। अगर हमने इस सेक्टर का ये सेंट्रल एंगल निकालना है, तो आप इसको लिखेंगे 1/4, ये प्रोपोर्शन है,
ठीक है, कि इस प्रोपोर्शन से वो रिड्यूस हुआ है, इनटू 360। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख लें सेक्टर एंगल। अगर आप एंगल निकाल रहे हैं कि सेक्टर का एंगल क्या बनता है, ये जस्ट आपको बता रहे हैं कि उस प्रोपोर्शन को देखते हुए हम कैसे चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करें, 4 1 4 और ये 90 आ जाता है। अब हमें पता चल गया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब 1/4 के साथ देखें तो 90 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर ये चार प्रोपोर्शन उसी सेम में हमने किए थे यूं, तो ये चारों 90 90 90 हैं, तो टोटल 360 ही बनता है। तो ये प्रोपोर्शन जो है ये हमें हेल्प आउट करता है कि अगर हमें कोई भी सर्कल की चीज दी हुई है, मतलब सर्कल का एरिया दिया हुआ है, तो हम सेक्टर का एरिया निकाल सकेंगे इस प्रोपोर्शन से। अगर सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो हम इस सेक्टर की ये आर्क लेंथ निकाल लेंगे इस प्रोपोर्शन की मदद से। तो ये प्रोपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोपोर्शन से वो सेक्टर बना है सर्कल के। आगे अब देखते हैं डिफरेंट चीजें। अब ये चीज उन्होंने बताई है, ये वही चीज है 90/360, कि 1/4 जो हमने निकाला था वो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सेक्टर का एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल, तो वो 1/4 ही बनता है। अब इसमें आपके पास तीन चीजें बन सकती हैं। अगर आर्क लेंथ आपको चाहिए, फर्ज कर लें कि आपको ये आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। आ सॉरी, यहाँ मैं लेंथ लिखना चाह रहा था। मैं उसके लिए शॉर्ट एल लिख देता हूँ, ये आर्क लेंथ है बेसिकली। ठीक है, अगर हमने ये फाइंड आउट करनी है, अब एक तो हमें ये प्रोपोर्शन पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है, तो हम इसको अगर सर्कल के सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसको हम कैपिटल सी से वो करते हैं, तो हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले में हम एरिया ले लेंगे दोनों तरफ। अब ये सेक्टर एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप इसको सर्कल के एरिया से, ये सर्कल का एरिया आप कह लें, सर्कल के एरिया से इस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप तीनों केसेस में यूज कर सकते हैं। आप एंगल निकालना हो, आर्क लेंथ निकालनी हो या एरिया निकालना हो, तो आप इस एक प्रोपोर्शन से ही ये चीजें सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको वही सेम चीज होल सर्कल की गिवन हो तब। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज करके आप दूसरी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ये उसी चीज को इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन बना के। अब एक चीज और, कि जिस तरह हमने एरिया के लिए उसके लिए किया था, एंगल के लिए हमने किया ना 1/4 जो हमने निकाला, अब हमें पता चला कि सेक्टर का जो एरिया है वो 360 से 1/4 है। ये बेसिकली इसी को मैंने लिखा है, आप कह सकते हैं कि ये यही प्रोपोर्शन है, 91 दर और 364 दर, तो ये 1/4 ही है। तो ये रिलेशनशिप बता रहे हैं कि आप इस तरह भी, अगर आपको ये फ्रैक्शन ना पता हो, लेकिन आपको ये एंगल एक जस्ट पता हो 90 डिग्री का, अगर आपको 90 डिग्री का एंगल दे दिया जाए, या जिस तरह यहाँ 60 का दिया हुआ है, तो आप इस 60 को टोटल सर्कल के एंगल से, जो कि हमें पहले से पता होता है कि सर्कल का एंगल 360 ही है, वो हर केस में 360 ही होना है, तो आप ये प्रोपोर्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास, कितना आएगा ये, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो प्रोपोर्शन आ गया। अब ये हमने एंगल की मदद से ये प्रोपोर्शन निकाला है। अब इस प्रोपोर्शन की मदद से आप आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं, सेक्टर एरिया भी निकाल सकते हैं, इसी प्रोपोर्शन को यूज करते हुए।
तो ये भी एक मेथड है। और इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें ये जो प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन से वो सेक्टर बना है, वो आपको अगर फाइंड आउट करना आता है या आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर आप बाकी चीजों को उसमें से निकाल सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखें। द सेक्टर हैज अ रेडियस ऑफ 9 एंड एरिया ऑफ 27 पाई। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सर्कल सेक्टर? अब सेक्टर का सेंट्रल एंगल वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें गिवन क्या है? सेक्टर का रेडियस गिवन है और सेक्टर का एरिया गिवन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? अब देखें, उन्होंने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, एक तो रेडियस 9 है। रेडियस 9 से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस भी 9 है, और उसका जो डायमीटर है वो 18 है। ठीक है, जो रेडियस का डबल होता है। अब एरिया का फॉर्मूला अगर हम सर्कल के लिए लगाएं, ये वाला, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला ये है, पाई आर स्क्वेयर या 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर कह रहा हूँ, पाई आर स्क्वेयर ही है, सॉरी, वो मैं डायमीटर के केस में गलत बता दिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। अब इसको आप 81 पाई भी लिख सकते हैं। पाई को आप, जब अगर क्वेश्चन में पाई में वैल्यूज दी हुई हैं, तो फिर आपको पाई की वैल्यू लिख के इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर भी पाई में ही होते हैं, तो आपको पाई की वैल्यू डाल के उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उस पाई को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये 81 पाई आ गया। अब ये आया एरिया हमारे पास होल सर्कल का। अब यहाँ पे देखें, हमें एरिया दिया हुआ है सेक्टर का, और होल का भी, हमने होल सर्कल का भी एरिया निकाल लिया। अब वो जो फ्रैक्शन पार्ट था जिससे हम तमाम चीजें फिर सेक्टर की निकाल सकते थे, वो हम इस एरिया के रिलेशन से निकाल सकते हैं ना। जैसे हमने पढ़ा था कि सेक्टर एरिया जो कि 27 है, डिवाइडेड बाय जो होल सर्कल का एरिया निकाला है वो हमने ये पाई निकाला है। अगर हम इनको डिवाइड करें तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाता है, जिस प्रोपोर्शन से सेक्टर बना है, और तमाम चीजें उसकी फिर हम उस प्रोपोर्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 1/3 आ गया। अब हमने निकालना क्या था? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर? सेक्टर के लिए क्या रिलेशन था वो भी आपको पता है, 1/3 था। अब ये तो प्रोपोर्शन निकला है सेक्टर के लिए, जो हमारे पास वो बनता था फॉर्मूला। आप अगर ये लिखें यूं, सेक्टर एंगल, अब प्रोपोर्शन आ गया, जिस प्रोपोर्शन से वो हुआ। और क्योंकि अब सेक्टर का एंगल निकालना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एंगल किसका चाहिए होगा? सर्कल का। सर्कल का एंगल हमें पता है 360 होता है। 360 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 है, तो ये हमारे पास आ जाता है 120। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये प्रोपोर्शन निकाला इस रेडियस की मदद से। रेडियस और रेडियस की मदद से एरिया की फॉर्मूले से हमने प्रोपोर्शन निकाल लिया। जब प्रोपोर्शन हमारे पास सेक्टर का निकल आया, तो उस प्रोपोर्शन की मदद से फिर हमने सेक्टर का एंगल निकाल लिया। ठीक है, तो ये याद रखने के सेक्टर के एंगल के लिए हमें ये प्रोपोर्शन बड़ी हेल्प करता है। अब हमने ये देखना है कि प्रोपोर्शन हम किस रिलेशन से निकाल सकते हैं। वो हम सेक्टर एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कर सकते हैं, सेक्टर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर सकते हैं, या हम सरकमफेरेंस, सॉरी, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कर सकते हैं। वो जो भी प्रोपोर्शन बनेगा वो तमाम उसके सर्कल के केसेस में जितने भी आप सेक्टर बना लें वो सेम ही रहता है, अगर ये वो इक्वल उसके होंगे। ये तीनों रिलेशन बिल्कुल सेम रहेंगे, सेक्टर एरिया ओवर टोटल एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंगल ओवर टोटल एंगल, और तीसरा सरकमफेरेंस वाला जो है कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस।
जिसको इन्होंने अभी ये लिखा है। ये तीनों आपके पास सेम प्रोपोर्शन एक सेक्टर और सर्कल के लिए देंगे आपको। मतलब इसका आंसर भी 1/3 आएगा अगर वैल्यूज गिवन है, और इन दोनों का भी आंसर 1/3 ही आएगा अगर इस केस में आप कंसिडर करते हैं। तो आप इनमें से जो भी वैल्यू आपको गिवन हो उसके मुताबिक आप इनमें से वो प्रोपोर्शन निकाल के तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिमेनिंग थिंग्स सर्कल सेक्टर की। आगे चलते हैं इससे। अब सर्कल में हमने तमाम चीजें सर्कल की देखी, उसके बाद हमने सर्कल के पीस को देखा जिसे सेक्टर कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट शेप है ज्योमेट्री में जीआरई के हवाले से, और मैक्सिमम क्वेश्चन जीआरई में जो ज्योमेट्री के आते हैं उसमें ट्रायंगल जरूर इन्वॉल्व होती है। अब ट्रायंगल पढ़ते हैं। थ्री साइड्स की को शेप को हम ट्रायंगल कहते हैं, और इसमें ये हर ट्रायंगल के लिए जरूरी है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वो ट्रायंगल की शेप में भी बनेगी, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बनती। कि कोई भी दो साइड्स उसकी ऐड करें आप, वो थर्ड साइड से उसका आंसर ज्यादा आना चाहिए लेंथ में। अगर उसका आंसर छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है वो ट्रायंगल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रायंगल आप देखें, तो ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसके ये पॉइंट्स मिल नहीं रहे आपस में। ये मिल क्यों नहीं रहे? इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि उसकी ये दो साइड्स थर्ड साइड से बड़ी नहीं आ रही। जैसे आप इस 3 को और इस 1 को प्लस करें, ये 4 आता है। अब ये 4 जो इनका सम आया है वो इस 5 से बड़ा होना चाहिए था, तब ये ट्राइंगल बनते। अब इधर अगर आप 2 लगा दें तब भी ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तब भी ये ट्राइंगल पूरी नहीं बन रही। तो 3 और 2 5 होता है, 5 इसके इक्वल आता है, बड़ा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 3 लिखते हैं यहाँ पे, तो तब ये इस पॉइंट को मीट करता है और ये ट्राइंगल भी बन जाती है और ये कंडीशन भी इसकी फुलफिल होती है। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब ये जो हमें बात पता चली सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसको आप अगर इस फॉर्मूले में देखें और इस सॉरी ट्राइंगल में देखें, तो आप इससे क्या रिलेशन बता सकते हैं कि एक साइड जो है वो 5 है, एक 3 है, अब एक एक्स है अननोन है। इस एक्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या रिलेशन आपको पता चलता है, या आप हिंट क्या दे सकते हैं इस बात से कि ये दो का सम जो है थर्ड से बड़ा होना चाहिए? अगर आप बाकी दो साइड्स का सम करें तो 5 और 3 8 होता है। ठीक है, अब 8 यहाँ आ गया, 8 इज ग्रेटर देन एक्स। एक तो ये बात हमें पता चली ना कि 8 जो है वो मतलब एक्स जो है वो 8 से छोटा होगा लाजमी इस ट्राइंगल के केस में यहाँ पे। एक ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर हम एक्स और 5 को ले लेते हैं तो वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 ऑलरेडी बड़ा है, तो आप कुछ भी वैल्यू ले लें पॉजिटिव तो वो बड़ी ही होगी। लेकिन अब थर्ड केस देख लेते हैं, अगर आप इसके साथ इसको ऐड करें तो वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो 3 क्योंकि छोटा है तो एक्स की कोई ना कोई 0 से बड़ी वैल्यू होगी। तो आप एक्स की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो मिनिमम एक्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तब ये वाली कंडीशन इसकी ट्रू होती है, ये वाली। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर इस रिलेशन को ये देख लें। आपने डिफरेंट साइड्स को कंबाइन करके थर्ड साइड से देखा कि वो बड़ी आती है या नहीं, तो आपको ये मिला कि एक्स कम से कम 2 से बड़ा हो ये, और मैक्सिमम वो 7 तक जा सकता है, 8 नहीं हो सकता, 8 से छोटा ही रहेगा। तब ये जो इसका प्रिंसिपल है ट्राइंगल का, ये ट्रू रहता है और फॉलो रहता है। ठीक है, तो ये हर ट्राइंगल के केस में है। अब ये देख लें, चेक योर स्किल्स में जस्ट आपसे पूछ रहे हैं, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ 5 and 19, कैन द थर्ड साइड हैव अ लेंथ ऑफ 13?
कि क्या थर्ड साइड की लेंथ 13 हो सकती है या नहीं हो सकती। अब वो उसी तरह आप सम करके देखेंगे कि दो का सम तीसरे वैल्यू से बड़ा आता है या नहीं आता। अगर तो वो ट्रू होता जाता है, तीनों साइड या तीनों कॉम्बिनेशन में वो ट्रू होता है, तब ये ट्रायंगल होगी और 13 लेंथ हो सकती है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि 13 लेंथ नहीं हो सकती। नीचे वाली एग्जांपल भी इसी तरह, कि वो रेंज पूछ रहे हैं, जिस तरह ऊपर हमने एक नंबर साइड की रेंज निकाली, ये आप अपने तौर पे देखिएगा। इससे आगे चलते हैं। सम ऑफ द थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्राइंगल में ये लाजमी है कि इंटरनल एंगल जितने भी हैं वो तीनों को सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। ठीक है, जैसे ये था। अब इसमें ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल। इन तीनों का सम हमेशा 180 होना चाहिए। ट्राइंगल किसी भी शेप में बनी हुई हो, ठीक है, उसकी लेंथ कुछ भी हो, लेकिन वो अगर ट्राइंगल है तो उसकी इंटरनल एंगल्स 180 के इक्वल होंगे। अब ये देख लें, इस रिलेशन से फिर हम, अगर हमें दो एंगल्स गिवन है तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है टोटल 180 है तीनों का सम। तो आप अगर तीनों के एंगल्स को प्लस करें, आप ए इस तरह लिख सकते हैं इसको। अगर ए बी सी में एंगल कहता हूँ तो ये टोटल 180 के इक्वल है। ये बेसिकली एक इक्वेशन है। अब इसमें जब भी हमें कोई भी दो एंगल पता हो, कोई भी ए बी सी में से कोई भी दो एंगल पता होंगे, तो थर्ड की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यूज जो है दूसरी साइड पे जाके 180 से सॉल्व हो जाएंगी। और हमारे पास एक एंगल जो अननोन था वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो इस केस में इन्होंने ये किया, 30 और 85 लिया, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमारे पास 65 आई, तो ये थर्ड एंगल जो एक्स था ये 65 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि जीमैट में बिल्कुल सीधा सीधा आपसे आसान तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जीमैट या जीआरई में। तो आपको कई दफा इस तरह भी दिया जा सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके। तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड हमें देखने में लग रहा है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमें पता है कि जस्ट एक वेरिएबल है, और उस एक वेरिएबल की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये उसी एक वेरिएबल की ही फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम ये दोनों निकाल सकते हैं आराम से। तो ये सिंपल है कि तीनों इंटरनल एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो 180 के इक्वल है। अब ये एक इक्वेशन है हमारे पास जनरल, जिससे हम दो एंगल दिए हों तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक, या एक एंगल दिया हुआ है और दो किसी वेरिएबल की फॉर्म में दिए हुए हैं, तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उसी चीज को समराइज किया हुआ है। और नीचे एग्जांपल्स हैं, इनको आप कीजिएगा। इसमें ये देख लें, सिंपल है, 75 और 40, तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये एक्स का एंगल निकल आएगा आपके पास, ये वाला। इसी तरह यहाँ पे अब ये दो एंगल सेम है, एक्स और एक्स से इसका मतलब सेम है। तो आप ये 180 निकाल 180 में से 50 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। तो फिर 2 दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो इन दोनों के लिए सेम होगी। अब यहाँ देख लें एक्स और वाई। अब यहाँ पे हमें उन्होंने ये एंगल दिया हुआ है 110। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे जब पूरा एंगल हम देखते हैं, जैसे हमने डायमीटर की बात की थी, वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल होता है ये 180 होता है। तो ये 110 से यहाँ तक ये 180 है, तो 180 माइनस 110, तो हमारे पास ये एक्स का एंगल निकल आएगा। बेसिकली ये भी उन्होंने इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है। तो ये दो एंगल गिवन है, तो वाई का एंगल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एंगल अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो 180 के इक्वल होंगे तीनों। उससे आगे एक और प्रॉपर्टी है ट्राइंगल में, कि सेम साइड्स, मतलब इक्वल साइड्स जो हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में उन्होंने दिया कि आप साइड ले लें, ये वाली साइड है अगर, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला है। ये वाली साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है।
और ये वाली साइड है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है। आपने इस तरह ऑपोजिट देखने हैं। ठीक है। अब अगर हमें पता हो कि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी हम कंसिडर कर लेंगे कि वो इक्वल हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स या ऑपोजिट एंगल्स, इनमें से कोई एक चीज अगर इक्वल हमें दी हुई है तो दूसरी चीज को हम इक्वल कंसीडर कर लेंगे। इस एग्जांपल में आप देखें, अब यहाँ पे एंगल देखें, ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब इससे अब इक्वल साइड्स या एंगल तो हमें नहीं दिए हुए, लेकिन एक और चीज हमें ये पता चल रही है कि जिसका एंगल छोटा है, जो सबसे छोटा एंगल है, उसके ऑपोजिट साइड भी सबसे छोटी होगी, जैसे ये वाली है। इसी तरह ये 100 सबसे बड़ा एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, तो ये सबसे लार्जेस्ट साइड होगी। ये रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको एंगल नहीं पता कि कौन सा एंगल छोटा है या बड़ा है, तो आप वो साइड की लेंथ अगर दी हुई है, तो उसी रिलेशन से आप देख सकते हैं कि जिसकी लेंथ सबसे कम होगी उसके ऑपोजिट साइड पे जो एंगल है वो भी स्मॉलेस्ट होगा। ये आप दोनों तरीकों से या दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को ले सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स को या ऑपोजिट एंगल्स को आप देखते हुए ये बता सकते हैं कि कौन सी साइड या कौन सा एंगल बड़ा या छोटा है। अब उससे आगे आ जाते हैं कि अगर ये इक्वल के केस में क्या होगा। कि एक ट्राइंगल है जिसमें दो इक्वल एंगल्स हों या इक्वल साइड्स हों, या तो नहीं एंड आएगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट चीजें जो हैं वो भी उसके मुताबिक ही होती हैं। जैसे अगर एक साइड बड़ी है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। अगर एक साइड दूसरी साइड के इक्वल आ रही है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी किसी ट्राइंगल में दो इक्वल एंगल्स आ जाएंगे, तो श्योर शॉट है कि उनकी ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। अब ये दो एंगल या दो साइड्स की बात है। अगर तीनों एंगल्स हमारे पास सेम आ जाएं, ठीक है, तो वो हर साइड से वो ट्राइंगल एक जैसी होगी, मतलब उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। अंडरस्टूड सी बात है। तो ये ऐसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। उसमें ये लाजमी है कि हमारे पास एंगल 60 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि टोटल अगर इंटरनल एंगल देखें तो वो 180 होता है ना। तो जब तीनों साइड्स इक्वल हो या एंगल इक्वल हो, तो हमें एंगल टोटल तो पता है। साइड्स कुछ भी हो सकती हैं, साइड ज्यादा भी हो सकती हैं, मतलब तमाम साइड्स ये 12 12 12 भी हो सकती हैं, 7 7 7 भी हो सकती हैं, या बहुत बड़ी ट्राइंगल हो तो वो फिगर बढ़ता जाएगा लेंथ में। लेकिन एंगल हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तमाम एंगल्स, कोई भी एंगल हम देखें तो वो 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तभी वो 180 बनेगा और तभी वो थ्री एंगल्स इक्वल होंगे उसके। अब इस एग्जांपल को देखें, इस पे इंटरनल एंगल हमें दिए हुए हैं 40 और 40। तो ये आप बताएं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कोई भी गेस कर सकता है। नो सर। नहीं है, क्योंकि इसमें जस्ट टू एंगल्स हमें दिए हुए हैं जो कि 60 से कम है, 60 नहीं है। अगर ये दोनों 60 दिए होते तो फिर अंडरस्टूड सी बात थी कि थर्ड एंगल भी हमारा 60 ही होगा, क्योंकि इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो इस केस में ये ऐसा नहीं है। तो जब दो एंगल्स या दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं। तो ये एक आइसोसेलेस की एग्जांपल है। इसी तरह ये है, इसमें अब हमें जस्ट एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन हमें दो साइड्स इक्वल दी हुई है, ये और ये। तो उसी रिलेशन को यूज करते हुए कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं 55। ठीक है, तो ये भी आइसोसेलेस की एक एग्जांपल है। अब तीसरा एंगल भी आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें। 180 में से ये 55 और 55 110 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 70 आ जाता है।
तो ये आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये उसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, समराइज किया है कि दो इक्वल साइड्स हों तब आप क्या करेंगे, उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल कर लेंगे, दो इक्वल एंगल दिए हों तो आप उनकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर लेंगे, और इस तरह आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड हो। अब आ जाते हैं आगे, पेरीमीटर, सम ऑफ साइड्स के ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। तो पेरीमीटर के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है ट्राइंगल का, कि हम तमाम साइड्स को ऐड कर लेते हैं, उनका सम कर लेते हैं, तो हमारे पास ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाता है। जैसे यहाँ पे 6 वैल्यू दी हुई है, 5 दी हुई है और 10 दी हुई है, आप इनको जस्ट ऐड करेंगे तो ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल आएगा। अब जिस तरह ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, तो अब इसमें अगर हमने पेरीमीटर निकालना हो तो हमें तीन साइड चाहिए, एक गिवन है, दूसरी गिवन है और तीसरी नहीं गिवन। अब तीसरी के लिए हमें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से हम ये तीसरी साइड निकालेंगे और फिर इन तीन साइड्स को ऐड कर लेंगे। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि दो इक्वल एंगल्स हों तो उनकी साइड्स भी, ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। अब एक साइड तो हमें गिवन है 9, तो ये भी हमें पता है कि एक्स भी फिर 9 ही होगी, क्योंकि इनके एंगल जो है 50 और 50 इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जस्ट हमारे पास 9 आ गया। अब हम तीनों साइड्स को ऐड करें तो हमारे पास ये उसका पेरीमीटर निकल आता है। अब आ गया एरिया, के हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया के लिए एक फॉर्मूला है हमारा, ये वाला। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस और हाइट क्या होती है ट्राइंगल में, ये हमने देखना है। बेस और हाइट को चेक करने के लिए कि ट्राइंगल में कौन सी साइड बेस है, आप एक रिलेशनशिप इसमें देखेंगे, ये वाला, द बेस एंड द हाइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का क्या मतलब है, कि जब हाइट बेस से, मतलब किसी भी साइड से टच करेगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इसमें एक और चीज भी है कि आप कोई भी साइड बेस कंसीडर कर सकते हैं अगर उसके साथ हाइट जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हाइट कहाँ से आएगी, हाइट को देखते हैं भी। अब फर्ज कर लें कि ये एक एग्जांपल है, ये वाली अगर आप केस करें कंसीडर, तो आप इसको एग्जांपल के तौर पे, ये नीचे वाली साइड आप बेस ले लेते हैं। तो आप जिसको भी बेस लेंगे उसके दो, ज़ाहिर है जो भी साइड बेस लेते हैं आप उसके दो कॉर्नर तो होते हैं ना, तीन कॉर्नर होते हैं ट्राइंगल में। तो उन दो कॉर्नर को छोड़ के जो थर्ड कॉर्नर है, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उस कॉर्नर से बेस की तरफ। जब आप वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, तो आप उस स्ट्रेट लाइन को हाइट कह लेंगे और उस लाइन को जो, जिस पे वो ड्रॉ हुई है, उसको आप बेस कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही तो आप उसको बेस नहीं कहेंगे, ठीक है, फिर आप उसको बेस कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि ट्राइंगल जिस मर्जी शेप में बनी हुई हो, जैसी मर्जी ट्राइंगल हो, ठीक है, आमतौर पे ये कंफ्यूजन होती है कि आप नीचे वाली साइड जो हमारी तरफ नीचे होती है, बॉटम साइड, उसी को बेस कंसीडर करते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपने 90 डिग्री का एंगल चेक करना है। अगर हाइट के साथ अपर साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो बेस होगी। जैसे नीचे एग्जांपल है वो भी हम देखते हैं, ये एग्जांपल आप कंसीडर करें। अब इसमें हमने एज्यूम किया कि ये नीचे वाली साइड बेस है,
ठीक है। अब इसमें एक और बात ये कि थर्ड एंगल से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है सर्कल की तरफ, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल तभी बनाएगी जब वो स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे एक ये लाइन है और एक ये पॉइंट है, यहाँ से जब तक हम ये स्ट्रेट लाइन इस तरह नहीं लाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल उस वक्त तक नहीं बन सकता ना। अगर आप इसको किसी भी और शेप में लेके जाएं, यूं यूं यूं, अब ये जा तो उसी लाइन पे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे। तो आपने ये थर्ड पॉइंट जो होता है, अगर आपने इसको बेस कंसीडर किया है इन दो पॉइंट्स को देखते हुए, तो आप ये थर्ड पॉइंट से इस बेस वाली लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन लाएंगे जो 90 डिग्री, तो वो अगर वो ट्राइंगल से बाहर भी आ जाती है तो कोई इशू नहीं है। आपने जस्ट चेक करना है कि वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। अगर आप ये यहाँ से यूं देखें, अब ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम इस लाइन को हाइट कहेंगे। और ये जो लेंथ आई है हमारे पास यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बेस कंसीडर कर लेंगे। इससे हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हाइट कंसीडर करेंगे, ये बेस कंसीडर करेंगे, तो इस एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस फॉर्मूले से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस एग्जांपल में आप देखें, अगर आप इसको बेस ले रहे हैं, ठीक है, तो इन दो कॉर्नर्स को छोड़ के आपने ये कॉर्नर कॉर्नर जो है कंसीडर किया, अब इससे आप स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करेंगे वो भी सर्कल से बाहर जा रही है, ओ सॉरी ट्राइंगल से बाहर जा रही है, लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। उसको अगर बेस को हम एक्सटेंड करते हैं तो हम इसको हाइट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब ये थर्ड केस देखें, इसमें हमने अब ये बेस ली और ये थर्ड एंगल है। इससे देखें आप, हमने अंदर ही अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है बेस के साथ। तो हम इसको बेस कंसीडर कर लेंगे और इस लाइन को हाइट कंसीडर कर लेंगे। तो ये जरूरी है कि बेस और हाइट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। परपेंडिकुलर वही है कि वो स्ट्रेट उस तरह लाइन ड्रॉ करके एक दूसरे को टच करें। तो आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि हाइट आपकी बेस से ट्राइंगल से बाहर है या अंदर है, ठीक है। द हाइट कैन बी आउटसाइड द ट्राइंगल, यू जस्ट एक्सटेंड द बेस, और आपने सिर्फ वेरीफाई ये करना होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। बस ये आपने श्योर शॉर्ट चीज चेक करनी होती है इसमें, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए एरिया वाले। देयर मस्ट बी अ राइट एंगल बिटवीन द बेस एंड द हाइट। ये उसी को इन्होंने समराइज किया। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है कि नो टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल फाइंड द थर्ड साइड। अब एक और आगे ट्राइंगल आ गई, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल अब उसको हम कहते हैं जिसमें कोई एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का होता है। अब ये ट्राइंगल है, ये हमें पता है 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री को क्योंकि जो जीआरई में हमें शेप्स मिलेंगी बनी हुई, वो प्रॉपर ग्राफ पे तो बनी नहीं होती कि हम ये 90 डिग्री कैलकुलेट करें खुद के वाकई ये 90 डिग्री उन्होंने बनाया शेप में या नहीं। तो 90 डिग्री को बताने के लिए या तो वो 90 डिग्री लिखेंगे साथ, या फिर वो ये स्क्वायर बनाएंगे। इस स्क्वायर का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करती है लाइन, ये जिस तरह ये इन्होंने बनाई हुई है अभी। तो ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। जब भी कोई एक एंगल ट्राइंगल का 90 होगा तो उसको हम राइट ट्राइंगल कहेंगे। अब राइट ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी और है जिसकी मदद से वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको दो साइड पता हो तो आप थर्ड साइड उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वो अभी देखते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप कंसीडर करें, अब हमें ये एंगल यहाँ से स्क्वायर देख के पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। राइट ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो दो साइड्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, उन दो साइड्स का जो लेंथ है उनका स्क्वायर लेके आप ये थर्ड साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में
मैं आपको वैल्यूज लिख के पहले दिखाता हूँ कि एक साइड ये है जो जिसकी वैल्यू 4 है, एक साइड ये 3 है जिसकी वैल्यू 3 है। ये दो साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो इनका अगर आप स्क्वायर लेते हैं और उनका सम करते हैं तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। फर्ज कर लें एक्स ले लेते हैं हम, थर्ड साइड जो है ये वाली बी सी जो है इसका स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन है जो कि राइट ट्रायंगल में सिर्फ अप्लाई होती है, और इसको इसका नाम है पैथागोरियन थ्योरम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर हमें यूज करना पड़ता है क्वेश्चंस में, कि आपको राइट ट्रायंगल में जब दो साइड दी होंगी तो आप थर्ड साइड के इक्वल उसका स्क्वायर करके आप यहाँ से थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो टोटल 25 हो जाता है। तो ये इसके स्क्वायर के बराबर 25 आता है। और अगर एक्स निकालना चाहें हम तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा 25 का। तो ये हमारे पास थर्ड साइड जो है ये 5 आ गई। ठीक है, ये हमने इससे फाइंड आउट किया। इसको पैथागोरियन थ्योरम कहते हैं, जो कि सिर्फ राइट ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है, बाकी ट्राइंगल्स पे ये अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके हमने एक और बात भी देखी कि ज्योमेट्री में हम जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, ये लेंथ होती है, तो लेंथ हम जस्ट पॉजिटिव ही लेते हैं। जैसे हम पीछे चैप्टर्स में देख के आए हैं स्क्वायर रूट वाले में भी, कि हम जब वैल्यू लेते थे किसी भी वेरिएबल की इस तरह स्क्वायर रूट में, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करते थे। मतलब यहाँ पे अगर 25 का हमने रूट लिया तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5 का केस भी हमें लेना था। लेकिन ज्योमेट्री में हम जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, अब एक और चीज इसमें कि ये जो दो साइड्स हैं जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, इसको लेग्स कहते हैं। ये साइड और ये साइड, मतलब बी ए और ए सी, इनको लेग्स कहते हैं। और ये जो बी सी होती है, जो थर्ड साइड बचती है, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये उन साइड्स के नाम है। तो आप कह सकते हैं कि इन लेग्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है, जो पैथागोरियन थ्योरम के बराबर इक्वल कंसीडर करते हैं। तो ये वाली चीज ठीक है। तो इसमें ये ए बी ये दोनों लेग्स हैं, और सी जो है उसमें हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये इसके नाम है। क्वेश्चन में कई दफा ये नाम दिए होंगे, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस चीज की बात हो रही है। इससे अब आगे आ जाते हैं राइट ट्राइंगल में, या पैथागोरियन थ्योरम के लिहाज से एक और प्रॉपर्टी है जिसे आप कह सकते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट, जो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं ट्राइंगल के केस में, मतलब राइट ट्राइंगल के केस में। एक 3 4 5 है, एक 6 8 10 है। इसका अगर आप डबल कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह कुछ नंबर्स हैं जिनको हमने याद करना है। ठीक है, ये नंबर जब भी आएंगे तो हम इन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक नंबर है 5 12 13, एक 3 4 5 लिख दिया, और एक है 8 15 17। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है। इसमें जो पहले दो नंबर्स हैं ये हमेशा लेग्स होती हैं, और थर्ड नंबर हाइपोटेन्यूज होता है। ये पहले दो नंबर्स लेग्स हैं हर कॉम्बिनेशन में, और थर्ड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अगर हमें इनमें से कोई भी दो वैल्यू दी हो तो तीसरी वैल्यू डायरेक्ट हम इस कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, उसमें एक एंगल अगर 90 का है तो ये ट्रिपलेट्स हैं, कुछ ट्रिपलेट्स वैल्यूज हैं। अब ये तीन वैल्यूज हैं जिनके कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, वो भी कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 24, ये 26। तो इनके कॉम्बिनेशन में कोई भी अगर वैल्यूज दो हमें मिलती हैं और वो राइट ट्राइंगल होगा, तो थर्ड साइड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बगैर कुछ सॉल्व किए। ठीक है, तो ये हमने याद करनी है तीन वैल्यूज। ये आप फार्मूला की तरह ही याद करेंगे, एक ये वैल्यू, एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन। इनको पैथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। अभी हमारा लास्ट मिनट चल रहा है तो क्लास एंड हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम टॉपिक जो है कल से स्टार्ट करेंगे, और कल इंशाल्लाह हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे तो हमारा मैथ्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक से फिर हम एक दिन वीक में लाजमी वर्बल के लिए प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी 4 दिन फिर हम बाकी जो स्ट्रेटजीज की बुक्स हैं क्वांट के लिए वो हम स्टार्ट करेंगे। किसी का भी लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लास एंड होने वाली है।